कूलो कूलो धिया को जवाई कह देण धूली अर्घ है नारद लो। उत्तराखंड की नौनी आज देश विदेश में अलग अलग तरह से अपने अपने झंडे गाड़ रही है। मेरे पिताजी एक बहुत आवश्यक बात बोलचा कि घौर जब औण बल तो बोए दगड़ी पीर बाबा दगड़ी पीर दादी दगड़ी पीर गढ़वाली में बोल। चक्रव्यूह हमारे यहाँ पांडव थिएटर का एक प्रमुख पार्ट माना जाता है। हाँ सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे। राष्ट्रपति जी के द्वारा आप SNA अवार्डी भी आपको मिला है, आप उत्तराखंड गौरव से भी सम्मानित हैं। कि आजकल की युवा पीढ़ी तो अपने संस्कृति, अपनी जड़ों, सब चीजों से दूर होती जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारे पास मैडम ये जो मोबाइल यंत्र आ गया है ना, इसने हमारी नई पीढ़ी के पूरी पर्सनैलिटी को इतना चेंज कर दिया है, जिसे आज जेन ज़ी कहा जाता है। इनकी अपनी पूरी दुनिया अलग। हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह है। इससे पहले जरूरी चीज ये है कि हम अपनी एक निश्चित लिपि बनाएं। अच्छा, आप नंदा राजात और पांडव थिएटर को लेके भी काम कर रहे हैं, मतलब कि यूनेस्को से अडॉप्ट करें, पहल कर रहे हैं। क्या कुछ पहल है वो? पहल यही है कि इसको एक तो लगातार इसकी जो है निरंतरता के साथ इसकी परफॉर्मेंसेस होती रहनी चाहिए। अगर आपको मौका मिले तो उत्तराखंड की संस्कृति में क्या कुछ एक बड़ा बदलाव आप करना चाहेंगे? ये भली कई जय देवी अपना मुलुका, भली कई जय देवी अपना मुलुका। ये खुदेड़ गीत है। जब अगर आपने नंदा राजात को निकट से देखा हो या आप 2027 में तो किस तरह से एक अश्रु सैलाब बेटी के प्रति फूट फूट के लोग रहते हैं, तो ये उस तरह के हमारे गीत आप। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम भेंट वार्ता में। भेंट वार्ता, जहां हम आपकी भेंट कराते हैं, आपकी वार्ता कराते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी पहाड़ी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी बोली भाषा, अपनी पहाड़ी मिट्टी के लिए कुछ खास काम किए हो। तो आज ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे साथ है जिन्होंने उत्तराखंड की बोली और लोक नाट्य को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी अलग पहचान दिलाई है। जी हाँ, ये SNA अवार्डी हैं, लोक संस्कृति के सशक्त वाहक, जिन्होंने चक्रव्यूह के 1000 से ज्यादा शो किए हैं, कराए हैं, नंदा देवी राजात यात्रा के कई शो कराए हैं, और ये उत्सव ग्रुप के जो फोक थिएटर उत्सव ग्रुप है उसके डायरेक्टर हैं। और अभी इनकी जो पहल है वो नंदा राजात और पांडव थिएटर को यूनेस्को अडॉप्ट करे, ऐसी इनकी पहल है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश भट्ट जी की। तो भट्ट जी, सबसे पहले उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी भेंट वार्ता सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो एक तो सबसे अच्छी बात है कि जो चैनल का आपका नाम है उत्तराखंड की नौनी। उत्तराखंड की नौनी आज देश विदेश में अलग अलग तरह से अपने अपने झंडे गाड़ रही है। और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से पॉडकास्ट की सीरीज में जिस तरह से उत्तराखंड की नौनियां जो आगे आ रही हैं, उस क्रम में आपका जो नाम है, आपका काम है, और मैं लगातार देखता हूं जिस तरह से आपकी जो सीरीज है, अच्छे अच्छे लोगों से, अच्छे अच्छे व्यक्तित्वों से आपका जो परिचय आपके चैनल से होता है, इस बात के लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो शुरू कर दो, ठीक है। जब भी किसी की परिचय या बातचीत शुरू होती है तो आपको गौ कक्ष है ना, कहाँ आपका जन्म हुआ, आपका बाल्यकाल, पढ़ाई लिखाई? मैं मूलतः रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के मंगोली गांव, उखीमठ कस्बे का एक गांव है मंगोली गांव, जी जी जी, वहां मेरी पैदाइश हुई है। और एक बहुत ही सामान्य परिवार, जैसा कि गांव में आप जानती हैं कि किस तरह की पृष्ठभूमि हम सबकी एक तत्कालीन समय में रही है। एक बहुत आम जन जीवन, साधारण जीवन से निकल करके और साधारण स्कूल्स में, साधारण कॉलेजेस में पढ़ते हुए फिर आगे बढ़े और समाज में कुछ करते रहने की जिजीविषा जो बचपन से ही एक भीतर से रही है, उसी जिजीविषा के तहत जो हमारा क्षेत्र रहा है संस्कृति का, लोक रंगमंच का, लोक नाटकों का, खासतौर से जो अपने गढ़वाल की जो परंपरागत संस्कृति है,
उसको बहुत निकट से देखने का अवसर इसलिए भी मिला क्योंकि हमारा क्षेत्र जो गढ़वाल का जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, जिसे केदारखंड कहा जाता है, वहां पर अलग अलग तरह के फेस्टिवल, अलग अलग तरह के मेले, अलग अलग त्योहार, अलग अलग तरह की परंपराएं, खास तौर से जो पांडव थिएटर है और बगडवाल थिएटर है, नरसिंह, भैरव, गुरील, तमाम तरह की जो परंपरागत तो आज भी जो विद्यमान है, तो इन सब विधाओं ने बचपन से एक आकर्षण इनके प्रति रहा, सीखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, और धीरे धीरे जब हम शिक्षा दीक्षा जब हमारी रही, तो उस शिक्षा दीक्षा के पाठ्यक्रमों में भी हमने कोशिश की कि अपने साथियों के बीच में इस तरह की कलाओं का प्रचार प्रसार किया जाए, उनके साथ इस तरह की कलाओं को साझा किया जाए, और बस ये समझियो कि एक रुचि ही नहीं, एक प्रोफेशन बन गया। रुद्रप्रयाग में गो क्या छे? मेरे गांव च मंगोली गांव ओखीमठ डिस्ट्रिक्ट में, ओखीमठ कस्बा में विकास खंड ओखीमठ च, और जनपद रुद्रप्रयाग जब आपका पता हो लो कि 2000 में हम लोग चमोली में छा, वो के बाद हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हमारे अलग हुए, और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट अभी मैं तो इन लग कि सबसे छोटू डिस्ट्रिक्ट हमारे गढ़वाल कुछ, और लेकिन सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत हमारा रुद्रप्रयाग में। डॉक्टर राकेश भट्ट जी की जो जर्नी है, शुरुआत हुई कैसे? ये जी। मैं कोटद्वार में रहा हूँ अपने मामा जी के साथ में। आप गढ़वाली में बहुत अच्छा, गढ़वाल में पुनः बहुत बढ़िया पुनः, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं रही अपना मामा जी दगड़ी कोटद्वार, प्राइमरी एजुकेशन मेरी कोटद्वार में। तो कोटद्वार में एक आपका पता हो कि जब हमारा जमाना हुआ कक्षा 5 को बोर्ड हाँ, बिल्कुल है ना, हमन जिच कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 4 बोर्ड हिंदी ने हमारा बोर्ड एग्जाम था कक्षा 5 में। वैसे पहले हमारो जो स्कूल था कोटद्वार में, जो सरकारी स्कूल था, वो एक पूरा ग्रुप बन छो, तो आम चौड़ एक जगह कोटद्वार में तक सब स्कूलों को एनुअल फंक्शन एक साथ उन छो। तो पहलू जो मेरे जीवन को अनुभव च कक्षा 5 में मैं अपना स्कूल में श्रेष्ठ बच्चा चुने गए छो, जो गीत भी बनू, थोड़ा भाषण भी बनू, थोड़ा चुटकुला भी बनू, थोड़ा हंसोणू भी। ये एक थोड़ा सा मल्टीपल वो रहे मेरे भीतर बचपन बटे, मतलब एक मुखर होने की प्रवृत्ति रहे। तो जब मास्टर ने देखो तो मेरे नौ अग्नि करियर मैं तो एक गीत बनो तो दिली, और वो राष्ट्र भक्ति गीत छो। तो मैंने जब लगभग वो जमाना में 1000-1500 लोग तो रहे भाई, और 1000 आदमी को अगना पहली बार जीवन में खड़ो हुए। मैं तो याद चाहिए 81-82 की बात हो लिया, तो थोड़ा सा कपित हुई बच्चा छो में, थोड़ा डर तो लगी। लेकिन जब मैंने गीत बोली ताली बजन, मास्टर ने खूब इनाम देने वह जमन माम तो रबड़ पेंसिल और ये स्याही की टिक, और वो स्याही की टिक्की इतना प्यारी लगे छे जब इनाम मिल छे ना। तो रात भर मैं जो वही ख्याल में रही, आहा स्कूल में बटनिया मिली, और वो भी इतना 1000 लोगों को अग्नि मिली। तो एक मन की इच्छा हुई कि अब मैं तो लग दू कि पढ़ाई लिखाई के अलावा थोड़ा सा ये क्षेत्र में सम्मान भी चाहिए, मास्टरों को प्यार भी मिल दो, मास्टरों को स्नेह भी मिल दो। तो फिर मैं जब वापस मतलब इंटर कॉलेज में जब कक्षा 6 बटे कक्षा 9 तक मैं राजकीय इंटर कॉलेज थराली, मेरे पिताजी नौकरी कर छा वक्त में पढ़ी। तो थराली का स्कूल में भी मतलब इंटर कॉलेज में भी मैं टॉप रही हूँ अपना सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, या जो भी डिबेट भी वन छे, कई भी विषय पर भाषण में बोल देन छो। और ये माँ मेरे पिताजी सबसे बड़ा समर्थन रहे। मैं जब अपना पिताजी था, मैंने पूछी कि मैं तो इस टॉपिक में लूँ, तो मेरे पिताजी था समसामयिक ज्ञान सर ठीक छो, नौकरी के अलावा उनको भी पढ़ने लिखने रुचि रन छे। तो उन्होंने मेरी डिबेट ठीक करवाए, मेरा भाषण ठीक करवाए, खास तौर से मेरी भाषा ठीक करवाए, और थोड़ा बहुत जो अंग्रेजी हम लोग समझ सकते ना, वो मेरे पिताजी की बदौलत। मेरा पिताजी बहुत अच्छी अंग्रेजी का जानकार था, तो बोल है कि सब भाषाएं सब पढ़िए, हिंदी गढ़वाली सब पढ़िए, लेकिन बेटा अंग्रेजी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एजुकेशन ओरिएंटेड है। अगर अग्नि जाला तो अंग्रेजी की बहुत जरूरत पड़ ली। तो थोड़ा बहुत जो हमारे अंग्रेजी को ऑबो सौ जथा भी रहे बोलो, वो मेरे पिताजी का वजह से मैं यहाँ पर आई। लेकिन मेरे पिताजी एक बहुत आवश्यक बात बोलछा कि घर जब आने वाला तो बोए दगड़ी पीर, बाबा दगड़ी पीर, दादी दगड़ी पीर, गढ़वाली में बोल, बाहर जाने तो कई भी भाषा बोला, लेकिन घर दरवाजे बटन आए तो यह हिंदी नहीं चले। और हमारे चार भाई आपस में गढ़वाल में बोलन छा, माँ दगड़ी भी, बाबा दगड़ी भी, दादी दगड़ी भी, वो तो परंपरा भी है हमारे जमन माँ से बोलन छा। आज हम ये फ्लुएंटली जो गढ़वाली बोना छे ना, ये हम अपना माँ बाप की बदौलत, अपना पितरों की बदौलत, और हमारा परिवार का वातावरण की बदौलत छिन बना आपका सामने, है ना। तो आज का बच्चा जो हमारी गलती हुई माँ कि हम अपना बच्चों दगड़ी
गढ़वाली में संवाद नहीं कर सकना। तो खैर ये एक स्कूल की जो थोड़ी सी मतलब एक बनावट हुई हम पर। मैं फिर हाई स्कूल करना था, फिर अपना गांव का स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज उखिमठ गए। ये बात होली सन 1988 की। तो तक भी हमन 1 साल रही मैं, लेकिन हमन बहुत सांस्कृतिक रूप से अपना स्कूल में अपना कॉलेज में काफी अच्छा कार्यक्रम करें। और अगर आप ये पूछो कि पहलू नाटक जीवन को कब हुए, तो वो 1988 में शहीद भगत सिंह को मैंने अभिनय कर छो उखिमठ में। अच्छा। इंटर कॉलेज, ये 1988 की बात अच्छा, है। अच्छा। और पहलू मतलब अभिनय मंच पर जो हमारा एक मास्टर जी था, अब तो पता नहीं होला नहीं होला, उन तैयार कर छो। तो हमारा बहुत सा मित्र वे माँ था। और नाटक का प्रति एक अभिरुचि जो थी वे जो हमारा जो 1988 में जो नाटक हुए जो शहीद भगत सिंह जी। मेरा भीतर फिर नाटक का प्रति एक जज्बा पैदा हुए। अच्छा। और फिर मैं जब इंटरमीडिएट करी, फिर मैं इंटरमीडिएट कर राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग गई। रुद्रप्रयाग में 2 साल रहता मन, बहुत कल्चरली मतलब बहुत साउंड रहना। गाना बजाना हो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, राष्ट्रीय पर्व, स्कूल का नाटक, स्कूल का गीत, खेल जो भी था, राकेश भट्ट को नो सबसे पहले ऑन जोगी भाई इसको बुलाओ, है ना। फिर मैं गई हूँ स्नातकोत्तर महाविद्यालय बोल दो, पीजी कॉलेज अगस्तवनी। थोड़ा तक राजनीतिक रूप से भी मतलब छात्र संघ, छात्र राजनीति में भी रुचि पैदा हुई। तो मैं छात्र संघ सचिव भी रही हूँ 1994 में, जब उत्तराखंड आंदोलन हुए छो। लेकिन तक साथ साथ में हम लोगों ने सांस्कृतिक कर्म नहीं छोड़ी। कॉलेज को रिप्रेजेंटेशन करी, चाहे वो इंटर कॉलेजिएट प्रोग्राम हो, दूसरे और जगह जाना हो, तो वहाँ का रिप्रेजेंटेशन मेरे पास रहा। तो एक तरह का कल्चरल प्रभारी अपने महाविद्यालय का रहा। और 3 साल एक अच्छी तरह पहचान शहर में भी, नगर में भी, महाविद्यालय में भी। और थिएटर के प्रति थोड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव छे वो गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में और पर 95 में मैं जब MA कन एच हो, तो तब हम थिएटर ग्रुप से जुड़े एक नौ शेलनेट, आपन शायद सुने बोलू। शेलनेट का कुछ लोगों से जुड़ने के बाद फिर नाटकों में हमारी वर्कशॉप हुए, एक्टिंग वर्कशॉप हुई, स्पीच वर्कशॉप हुई। और इन लोगों के, शेलनेट के लोगों के साथ में सीखने के बाद फिर पूर्णतः जिसे कह सकते हैं एक थिएटर पर्सन बनाने में शेलनेट का बड़ा हाथ है। और फिर बहुत वर्षों तक मैंने शेलनेट का वास्ता काम करी। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी स्वर्गीय हैं और 2008 में वो हमसे विदा हो गए थे। अच्छा। लेकिन उन्हें भी रंगमंच, रामलीला के प्रति गहरी रुचि थी उनकी। और मेरे को उन्होंने मतलब, हालांकि बहुत ज्यादा आजादी तो अपने समय में होती नहीं थी, लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखी कि ये मरण नहीं च, तो एक फ्रीडम भी दी घर में जिद्दी जो है जिद्दी चाह, तो घर में एक फ्रीडम दी उन्होंने कि चल भाई ये भी कर ले, लेकिन अपना कैरियर भी देखते रहना। मैंने कहा कैरियर भी बनेगा तो इसी में बनेगा। और फिर उनका भी सपोर्ट रहा, पिताजी का भी। माँ जी भी मेरी आज हैं और अभी 75 वर्षीय मेरी माता हैं। अच्छा। बीमार रहती हैं अक्सर, लेकिन उनको पता है कि इसका बचपन से ही इस तरह का शौक रहा, हाथ नहीं आया कभी ये घर में। मैं ठीक से कभी रहा नहीं, ना घर वालों के किसी काम आया, समाज के ज्यादा काम आया। अरे, और तो, आपके भाई बहन? हाँ, मेरे 3 भाई मेरे अनुज हैं। हाँ। जो अपने अपने कामों में हैं। अच्छा। और उनके भी अपने अपने परिवार हैं। लेकिन तीनों की रुचि इंडिविजुअल है, मतलब वो सोशली तो नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन अपनी अपनी रुचि अपने अपने तरह से पूरा कर लेते हैं। जी। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मतलब मेरा ही रहा कि समाज में अलग तरह की जो भूमिका रही है, मतलब कल्चरली या थिएट्रिकली, है ना। तो ये मेरा परिवार की बैकग्राउंड है। इससे पहले जो मैं कहूँ, मेरे जो दादाजी थे या दूसरे और छोटे दादा, बड़े दादा, हमारे परिवार में आज भी एक छोटी दादी है, वो नंदा के जागर गाती हैं बहुत बढ़िया। अरे अच्छा, हाँ, मतलब खानदानी है। हाँ, नौटी उनका मायका है। अच्छा। नौटी के बहुत बेहतरीन वो जागर गाती हैं। नौटी के सामने ही हमारा गांव है जो आपको बताती है। हाँ, सर। बिल्कुल। तो आपको पता है नंदा के जागर बहुत अच्छा गाती हैं, शादी के मांगल बहुत अच्छा गाती हैं। तो उनसे भी बहुत कुछ मुझे अडॉप्शन करने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और कभी आप उनको भी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो पुराने सिंगर्स हैं, मतलब फोक सिंगर, तो वो कितने बेहतरीन। तो ये हमारे परिवार में माहौल रहे ना, शादी के मांगल को रहे, गायन परंपरा रही। हमारे चाचा ताऊ भाई लोग रामलीलाओं के अच्छे अच्छे अभिनेता रहे हैं। गांव के आसपास में हमारे लोग रहे। हमारा जो उखीमठ और उसके आसपास का जो इलाका है, यहाँ संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान रहे हैं। वहां पर अगर आपने सुना होगा कि विद्यापीठ करके एक
महाविद्यालय है, यहाँ पुराने संस्कृत के ज्ञाता निकले हैं यहाँ से। जी तो इन लोगों ने एक संस्कृतिनिष्ठ माहौल बनाया इस घाटी में। तो आज भी मैं कहता हूँ कि उषा अनिरुद्ध की भूमि है ऊखीमठ, जो कलाकारों की भूमि है। तो एक बेहतरीन कलाकार हमारे यहाँ से निकले, चाहे वो क्राफ्ट में हो, एक्टिंग में हो, सिंगिंग में हो, लिटरेचर में हो। तो ये लगता है कि इस मामले में हम मतलब काफी प्रॉस्पेरियस हैं कि हमारे यहाँ अच्छे अच्छे क्रिएटिव लोग निकले हुए हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा माहौल को हम और बढ़िया बना देते हैं, कुछ चक्रव्यूह का कुछ सुन चक्रव्यूह तो लोग कई बार सुनते हैं, लेकिन उसमें एक अलग तरह की नवीनता रहती है। जी जी। और जब भी हम उसे सुनते हैं, गाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी की घटना हो। थोड़ा सा मैं आप बता भी दीजिए। हाँ, मैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा हाँ, कि चक्रव्यूह हमारे यहाँ पांडव थिएटर का एक प्रमुख पार्ट माना जाता है। चक्रव्यूह के अलावा बहुत से ऐसे जो फोक प्ले हैं जो इस मध्य होते हैं जब पांडव नृत्य होता है, जैसे उसमें कमल व्यूह है, गरुड़ व्यूह है, बिंदु व्यूह है, चक्रव्यूह तो है ही, और सूची व्यूह है। इस तरह के लगभग 10-12 ऐसे सीरीज में होते हैं। अब ये बहुत धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं मतलब, लेकिन चक्रव्यूह अभी भी है जो लगभग केदार खंड के हर उन गांव में होता है जहां जहां पांडव थिएटर किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा महानाट्य माना जाता है। जैसे चमोली में आपके यहाँ नंदा राजजात को सबसे बड़ा एक कल्चरल फेस्टिवल माना जाता है, उसी तरह से हमारे यहाँ पांडव थिएटर में चक्रव्यूह को सबसे बड़ा थिएटर माना जाता है। तो ये तो बेसिकली तो ये अभी जो जहां जहां होता है, ज्यादातर जगहों पर ये हिंदी वर्जन में होता है, जैसे हिंदी संवादों में, हिंदी डायलॉग्स में, हिंदी गीतों में, राग रागनियों में, रामलीला की तर्ज पर, जिसे हम पार्शियन थिएटर कहते हैं। और हमारा जो प्रोडक्शन है जो 2001 से हमने शुरू किया था गांधारी गांव में। इसकी बैकग्राउंड ये है कि हमारे आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जो गुप्त काशी के हैं, उन्होंने 95 में शायद ऐसा कहते हैं वो कि 95 या 94 में देहरादून में सबसे पहले परेड ग्राउंड में किया था उन्होंने। उनके स्क्रिप्ट को और लोगों ने फिर अडॉप्ट किया, जिसमें दाताराम पुरोहित जी का नाम आता है, जिसमें स्वर्गीय सर्वेश्वर दत्त कांडपाल जी का नाम आता है। इन लोगों ने एक बढ़िया से स्क्रिप्ट बना करके एक बढ़िया मास्टरपीस तैयार किया। तो उसके कुछ सॉन्ग मैं आपको सुना देता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि लगभग हर पॉडकास्ट में हमारे श्रोता इस तरह के सुनते हैं, तो मैं सुना देता हूँ आपको। और ये जो मैं विधा बता रहा हूँ, इसे पंडवाणी शैली हमारे यहाँ कहते हैं। अच्छा, पंडवाणी। जैसे आपने छत्तीसगढ़ में पंडवाणी सुनी होगी अपने तीजन बाई के माध्यम से, वैसे हमारे यहाँ भी एक पंडवाणी जो वार्ता कहते हैं, जिसे हमारे यहाँ जो ढोल बाजगिरी होदन ना, जो वो बोलदन पंडवाणी, जब महाभारत कर्ण होना जो धन, तो हम उनको धुन से थोड़ा सा अडॉप्ट करके उसको मेलोडियस बनाने की हमने कोशिश की है ना। हाँ सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे, सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे, तेरो रछपाल होलो बड़ा भीम जोधा, चक्रव्यूह भीतर लाड़ा यखोली ना जे, तेरो बाटू हृदय राला तेरा बुबा बे, ये आज होंदू हार मान यू पांडव को वंशा, तुरा खिलाज कुल के अर्जुन का अंश, वीरों का चौर छतर भूया बिछे दे, सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे। ये इस तरह की धुनें हैं जो हमारी खुदेड़ धुनें हैं और प्राय लुप्त प्राय धुनें हैं, तो हमने इस्तेमाल किया है इसमें चक्रव्यूह में। इसके अलावा पंडवाणी शैली में जैसे अगर आप सुनाए तो, सोण भुला को दलबटी चक्रव्यूह भेदन को न्युतु आए, हमारा वीर अभिमन्यु युद्ध मा जान की हरि हट करे, भीम दृष्ट दुम्न सात्विकी भी दगड़े गए छया, पर जयद्रथन से भीतर नहीं जान देना, 6 द्वार तक अभिमन्यु
सभी महारथी परास्त कर दीना, पर सातवां द्वार पर सभी न मिली की मारी की, अभिमन्यु मारी दीने। और पापी जयद्रथनत मर्या अभिमन्यु का मुंड पर, ठोकर भी मारी मेरा भोला। और इस संवाद को सुनकर के अर्जुन पर जो गांडीव जब उसका थरथराने लगता है, हे जैने घाये होलो मेरो बालो अभिमन्यो, जैने घाये होलो मेरो बालो अभिमन्यो, का सिर आज रिटी रिटी मौत गे। धरती को आगास कलो आगास को धरती, धरती को आगास कलो आगास को धरती, बैर किल वे खतरे करो जूनाल बाजाओ। तो ये लंबी जागर वार्ता पंडवानी शैली के ऐसे गीत हैं जो एक बंच है हमारे पास, और कभी से लाइव आप देखें तो आपको भी बहुत अच्छा इसमें लगेगा। अच्छा तो लग रहा है, बहुत बढ़िया कंपन पैदा हो जा रही है एकदम सुन के ना। तो अब नंदा देवी राजजात यात्रा का भी कुछ बता दीजिए और सुना दीजिए क्या कुछ। हाँ, नंदा राजजात एक इससे बिल्कुल डिफरेंट, ये तो आपको पता है कि एक बहुत पुरानी हमारी संस्कृति, जिस तरह से पांडव थिएटर हमारे केदारखंड में इसका प्रादुर्भाव है, उसी तरह से चमोली के जो इस इलाके में जैसे बधान कहा जाता है, आप भी वहीं की तो तके के चिन्ह वकीगी नौनी चिन्ह तकी की जो। और इस पूरे ट्रेडिशन को तो बहुत नजदीक से आपने देखा होगा। बेसिकली नंदा राजजात का जो एक ग्लैमर आया है वो मुझे लगता है कि 2000 में जब यात्रा शुरू हुई थी तो तब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छा एक ग्लैमराइज करके पूरे विश्व में ये प्रयास किया था दिखाने का कि हमारी जो नंदा राजजात है वो कितनी वर्सटाइल है, कितनी विविध है, विविधताओं से भरी है। मुझे लगता है कि नंदा राजजात का जो हमारे जो पूरा कैनवास है वो उत्तराखंड की बेटी के प्रति एक सम्मान का प्रतीक है। जन आप बना देना उत्तराखंड की नौनी, तो उत्तराखंड की नौनी मूलतः नंदा है, और इस नंदा राजजात के आयोजन का जो हेतु है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि हम अपनी बेटी बहनों के प्रति, बहुओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति सम्मान प्रकट कर सकें। तो नंदा का जो प्रतीक है हमारे समाज में, वो हमारी उस बेटी का प्रतीक है जो श्रमशील है, जिसके कंधों पर पहाड़ टिका हुआ है, जिसके कंधों पर पूरे पहाड़ का जनजीवन टिका हुआ है। आप यकीन कर दो, अगर हम पहाड़ पर अपना बहु बेटी तो हटे दिला, कल्पना ही नहीं कर सकता है ना, अकाल पड़ जाओ। बिल्कुल, लोग मरिया मिला जगह जगह, हाँ। है ना, क्योंकि पहाड़ में अब गांव की स्थिति तो इतनी मतलब जर्जर हो चुकी है कि पुरुष गांव का काम करने को ठीक से तैयार नहीं। गांव का पूरा जीवन ही गांव, मैं तो कहता हूँ पूरे समाज का, लेकिन उसमें गांव हमारे बहुत प्रमुख रूप से आते हैं। गांव का पूरा जनजीवन बेटियों के कंधों पर टिका हुआ है। मैं इन जान दो कि जब गाँव में जाना मैं, तो मैं मेरी चाची कब उठी थी, कब स्योंदी, भूली कब उठी थी, कब स्योंदी, इतना काम गांव के महिलाओं के पास। हम और भी जो अपने गाँव में जो और लोग तभी देखो ना, या तो जंगल में देखला, या पोंगड़ों में देखला, या डाला पर देखला, या कुछ न कुछ लगे आंचन से। मैंने कोई भी स्त्री मतलब घर में बैठे हुए देखी नहीं है। आदमी आपको दिखेंगे फ्री, लेकिन औरतें हर समय लगेंगी। आदमी ताश खेलते हुए मिल जाएंगे आपको, गप मारते हुए मिल जाएंगे, है ना, टहलते हुए मिल जाएंगे, कुछ नहीं तो मतलब आज तो मतलब दुर्भाग्य ये है, मुझे बोलने में संकोच नहीं है, शराब का प्रचलन गांव में बहुत क्रूरता से मतलब हमारे समाज को जिस तरह से हिट कर रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। उसने हमारे पूरे जो व्यक्ति श्रम है, मतलब पुरुष समुदाय के श्रम को क्षति पहुंचाई है गांव में शराब नीति ने। खैर ये विषय हमारा शायद अभी नहीं हो, लेकिन ये हमारी एक पीड़ा है। तो बात नंदा राजजात की हो रही है, तो इसके जो गीत हैं, इसकी जो परंपरा है, इसका जो ट्रेडिशन है, ये उस बेटी के सम्मान का प्रतीक है जो आज भी सम्मान की भूखी है हमारे समाज में। तो जब हम अपनी बेटी को विदा करते हैं, बहुत से जागर हैं, बहुत से गीत हैं, उसमें अलग, अगर आप नौटी से चलते हुए, कुरुड़ से चलते हुए, देवाल पहुंचते हुए, अगर आप वाण तक पहुंचते, तो अलग अलग विधाओं के उसमें गीत हैं। और हमारे डॉक्टर नंद किशोर हटवाल हैं, बहुत ही अच्छा एक नाम है, जो जिन्होंने इस क्षेत्र में गहरी रिसर्च करते हुए एक
स्क्रिप्ट लिखी है जिसमें लिखी। नंदा की कथा करके है। हाँ, मुझे ये बताने में खुशी है कि मैं 1,500 से ज्यादा वो शो कर चुका हूँ वाह, अलग अलग मंचों पर, है ना। अच्छा। ये और पूरे उत्तराखंड से बाहर भी होंगे आपके, उत्तराखंड के दिल्ली बाहर, और हाँ, बम्बई में विदेशों हुआ, में भी दिल्ली में होंगे। हुआ है, विदेशों में हम लोग जब एक बार जर्मनी गए थे तो वहां पर नंदा के गीतों पर ही स्पेशली मतलब विमर्श हुआ है, उस पर वर्कशॉप हुई है जी और वहां पर भी हमने कुछ उसके अंश दिखाने की कोशिश की है जी और लोगों ने इसको बहुत ही निकटता से महसूस किया है कि बेटी का दर्द चाहे जर्मनी का हो चाहे हिंदुस्तान का हो एक जैसा चाहे ही है। अमेरिका का हो, उसका दर्द एक जैसा है। बिल्कुल। उसकी जो खुद है वो एक तरह की, हम्म, माँ बाप उसको भी उतने ही प्रिय हैं, मायका उसको भी उतना ही प्रिय है जितना हमारी पहाड़ की बेटी को है। बिल्कुल। और हमारी जेनेटिक्स तो है ही, मनुष्य होने के नाते स्त्री और पुरुष में यही भेद है कि वो उस कोमलता लिए हुए है। तो ये पूरी कोमलता के आवरण में ये पूरे जागर गीत और ये सब हैं। जैसे हम अपने बेटी को जिसे कहते हैं दुआ देते हैं या उसको आशीष देते आशीर्वाद हैं, देते हैं जी। ये भली कई जय देवी अपना मुलुका, भली कई जय देवी अपना मुलुका, तेरा मत होली देवी झाड़ू की काखड़ी, तेरा मत होली देवी झाड़ू की मुंगरे, अपना मैं त्यों ते देवी माथू दे हाथा, अपना मैं त्यों ते देवी कर दे माफा, भली कई जय देवी अपना मुलुका। ये खुदेड़ गीत हैं। जब अगर आपने नंदा राज जात को निकट से देखा हो या आप 2027 में जो होने वाली है तो किस तरह से एक अश्रु सैलाब एक पूरा फूट बेटी पड़ता के है। प्रति फूट फूट के लोग रहते हैं, तो ये उस तरह के हमारे गीत हैं। तो ये एक लंबी माइथोलॉजी है और नंदा किसकी बेटी थी, नंदा कैसे पैदा हुई, नंदा किस तरह से पली बड़ी, नंदा का विवाह किन स्थितियों में हुआ, और ये एक लंबी कहानी है जो जिस पर समय लिया जा सकता है, जिसके पूरे माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने उत्तराखंड की संस्कृति को विदेशों तक भी जी पहुंचाया है, जी जी जी। कैसा अनुभव रहा, कैसा रिस्पांस मिलता है दूसरे देशों में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने एक नाम सुना होगा, विलियम बोसेक्स, जर्मनी के प्रोफेसर रहे हैं वो, एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हाइडेलबर्ग में। अच्छा वो अक्सर गढ़वाल आते रहते हैं, जी। उत्तराखंड आते रहते हैं। नौटी में वो रहते हैं, तो नौटी में उनको बद्री प्रसाद नौटियाल के नाम से जाना जाता है। अच्छा। वो विलियम बोसेक्स को। तो उन्होंने बहुत करीब से नंदा राज जात के मिथक पर बहुत बहुत बारीक काम किया है, उनके अलग अलग पक्षों पर। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पहले ही मतलब ये उनका माइंड सेट तैयार किया कि उत्तराखंड का अगर फोक कल्चर देखना हो तो एक तो पांडव थिएटर और एक नंदा राज जात का जो ट्रेडिशन है उसको जरूर आप महसूस करें। तो वहाँ के उनके बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं। जब मैं प्रोफेसर टी.आर. पुरोहित जी मुझे जब वहाँ ले गए थे तो तब मैंने ये महसूस किया कि उन लोगों का जो एक अलग तरह का जो आकर्षण है हमारी संस्कृति के प्रति, बहुत ही जिज्ञासु मुझे वो लगे जी। और वो जो ये कहते हैं कि भारत में एक तो सबसे बड़ी विचित्र बात ये है कि जब किसी युगल का जब विवाह हो जाता है तो 40-40 वर्षों तक पति पत्नी साथ हैं, ऐसे कैसे हो जाता है? तो मैंने कहा यही भारत की संस्कृति है। जी जी जी। आपको तो पता होगा यूरोपियन कल्चर में, वेस्टर्न में कहीं भी 1 साल 2 साल मुश्किल से 3 साल, लंबा कोई नहीं रहता। और जब मैं कहता हूँ कि मेरे विवाह को 20 वर्ष हो गए तो उनकी जमीन खिसक जाती है। 20 वर्ष से आप एक ही औरत के साथ हैं। मैंने कहा मैं जब तक मरूंगा नहीं, मैं तब तक उसी के साथ रहना, ये हमारा कल्चर कहता है और यही हमारी संस्कृति है। और इसीलिए उस बेटी के प्रति हमारा सम्मान है, क्योंकि उसको एक घर में रहना है, चाहे वहां सुख हो, दुख हो, अभाव हो, किसी भी तरह का स्थिति हो, उसे उसी घर में रहना है। जिस घर में डोली गई ऐसा कहते हैं, उसका शव भी वहीं से, अर्थ भी वहीं से निकलती है। ये हमारा कल्चर है। और आपको एक बात थोड़ा टोकूंगी, लेकिन आजकल अर्थियां पहले ही निकल जाती है। ये तो मतलब ये जो हमारी प्रथा है
क्या मैं सोचती हूँ अब जो बदलता हुआ समाज है सही है, क्योंकि आए दिन गर्दन कट रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। नहीं, ये हमारी मनोवृत्ति है। देखिए जी, हमारे जो एक मेंटल डिजीज से हम लोग गुजर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक बीमारियों से हम लोग गुजर रहे हैं, और वो हमारी जो एक रात में मतलब जंप मारने की जो प्रवृत्ति है कि आज मेरे पास कुछ नहीं है तो कल मेरे पास सब कुछ हो जाए, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, नैतिक अनैतिक सब कुछ। ये इंसान की बदलती हुई बहुत ही दुर्भाग्यजनक प्रवृत्ति है। यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद विदेशों का कल्चर कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ ठीक है, अगर आपस में नहीं बन रहे तो गर्दन मत काटो, मारो मत, इतना हम तो कहते हैं, डाइवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, जी। और किसी का जीवन मत जी छीनो। मतलब एक इतनी बड़ी गलती या इतनी बड़ा अपराध करने से पहले आप अपराध छोटा करें तो वो कम तर माना जाता है। सही बात है, और शायद वो अपराध की श्रेणी में आएगा भी नहीं, उन्हें भी अपनी जिंदगी जीनी है, आपको भी अपनी जिंदगी जीनी है। और अगर आज तो खुला समाज है। देखिए वैवाहिक रिश्तों को लेकर के मैं एक बहुत अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि आज के माँ बापों ने अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम तो दे दी है कि बेटा जहां आपको इच्छा हो, जैसे आपका, लेकिन घर वर अच्छा होना चाहिए, इतना तो दे दिया ना। दे दिया बिल्कुल, और ये भी कह दिया नहीं बनेगी तो वापस आ जाना। अब तो ये भी चल रहा है कल्चर। जी बिल्कुल। उसके बाद भी मर्डर हो रहे हैं, मारे उसके बाद भी ये जो आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि अक्सर ये जो खबरें पढ़ी जाती हैं कि प्रेमी संग मिलकर के प्रेमिका ने पति को जहर दे दिया, फरार हो जाए कोई बात नहीं, वो अलग, लेकिन जहर देना नहीं, न्यायोचित नहीं। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये जो हम जिस सांस्कृतिक पहल की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी उस मनोवृत्ति के बदलाव के लिए भी ये संस्कृति बहुत आवश्यक है। आपके टाइम की पीढ़ी बहुत अलग थी, आजकल की युवा पीढ़ी बहुत अलग है। देखो मैं अपने बात कहूँ, मुझे तो घर से ऑर्डर आया जी, वहां लड़की है, शादी करनी ये है, फोटो है, ये उसका नंबर है। उस समय तो मोबाइल होते नहीं थे। ये उनका पीपी नंबर कहते थे उस समय। पीपी नंबर का मतलब होता था कि पड़ोस में एक फोन है, अच्छा है ना, मतलब जहाँ लड़की रहती है उसके उनके नानी या ताई कोई थे, उनका नंबर है, उनसे बात कर लेना और लड़की को कहना आप घर पे रहना। मैं और मेरे चाचा जी साथ में गए थे, और बस वो चाहे रंग रूप, है ना, घर वालों ने बोल दिया तो रंग रूप कुछ नहीं है, वो फाइनल आपको एक फॉर्मेलिटी निभानी है कि लड़की से मिल के आ गया और ओके हो गया। ईश्वर की दया है कि आज हम 23 वर्षों से, ईश्वर की दया की बहुत अच्छी मिली है बहुत अच्छी मिली है, और बहुत सहयोगी है, और जो मेरा काम जिस तरह से है उसमें भरपूर सहयोग है। अब तो मेरे साथ भी मेरी पत्नी साथ चलती है। शुरू में इतनी जरूर हुआ कि 2-3 साल समझने में थोड़ा सा मुश्किल हुई पत्नी को कि ये इसका होता है रंग ढंग समझ नहीं आया है। मतलब घर में मनमौजी है, इतने लोग आ रहे हैं घर में, ये कहाँ जा रहे हैं, ये इनका ये जो सामान है, ये ट्रक है, ये गाड़ी है, ये जा कहाँ रही है। लेकिन धीरे धीरे जब मंचों पर बुलाया जाने लगा, छोटे छोटे सम्मानों से जब शुरुआत हुई, तब पत्नी के समझ में आया कि हाँ ये सही जगह जा रहे हैं, हाँ यही करना है इसको, और कुछ नहीं करना। और सही बात यह है कि इसके अलावा हमें कुछ आता भी नहीं। बहुत बढ़िया। तो युवा पीढ़ी पे आगे तो अब उसी की बात कर लेते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी तो अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों, सब चीजों से दूर होती जा रही है। क्या कुछ प्रयास करने बड़ा लंबा बहस समय समय पर होता रहा है, और मुझे लगता है कि आपके पास भी जितने लोग आए होंगे उन्होंने भी इस पर अलग अलग तरह की ओपिनियन रखी होगी। मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारे पास मैडम ये जो मोबाइल यंत्र आ गया है ना जी, इसने हमारी नई पीढ़ी के पूरी पर्सनैलिटी को इतना चेंज कर दिया है, जिसे आज जेन ज़ी कहा जाता है। इनकी अपनी पूरी दुनिया अलग है। इनका हमारे विचारों से, हमारे जो आचरण है उससे, हमारी सभ्यता से, हमारी मान्यताओं से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। और आज का बच्चा मैं देखता हूँ एकाकी जीवन पसंद है। एकाकी तो नहीं है वो, क्योंकि मोबाइल पर तो पूरी दुनिया उसके साथ है। हमें तो लगता है वो कमरे के भीतर अकेला है, लेकिन मूलतः वो अकेला नहीं है। पता नहीं, दुनिया ही अलग है, वर्चुअल दुनिया अलग है, जिसमें हजारों लोग, वो हंस रहा है अंदर ही, अपने आप ही में हंस रहा है, अपने आप ही में चिल्ला रहा है, अपने आप ही में गाली गलौज भी हो रही है। सही बात है, सही बात है। ये मतलब हकीकत पता रहा। और दरवाजा खटखड़ा, क्या हो रहा, नहीं कुछ नहीं, फिर वो हमें देख रहा, फिर मतलब अपने ओरिजिनल सिचुएशन में आ जा रहा है। उसका बिहेवियरल जो चेंज है ये थोड़ा चिंताजनक है। बिल्कुल। आप अक्सर देखते होंगे कि नौजवानों ने एक ऐसा फैसला ले लिया है ना, सबसे ज्यादा मारपीट जो है सड़कों पर जेन ज़ी में हो रही है। बिल्कुल। छोटी सी, मतलब कहीं अगर गाड़ी की भिड़ंत थोड़ी बहुत भी हो गई, गोलियां चल जा रही हैं, वो सही नहीं जा रही है। हाँ। उनका डिप्रेशन लेवल इतना हाई हो गया है कि पता नहीं वो मतलब जाना कहाँ चाहते हैं, किस तरह से वो मतलब इस समाज को क्या देना चाहते हैं, आज तक समझ में नहीं आया। अब तक समझ में नहीं आया, बड़ा कीनिया है। ये जिस दिन हमारे हाथ लग जाएगा इस पर रिसर्च जरूर करेंगे कि आज की जो हमारी जो जेन जी पीढ़ी है, जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं,
इनकी मतलब इनका गोल क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, ये ना मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ रहा होगा ना हमारी समझ में आया। बिल्कुल, मुझे लग रहा है जेनजीज नहीं आते तो हम अपनी जनरेशन में नहीं देखते कि हम मिलेनियर हैं, हम क्या है। जी जी जी। और मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अक्सर लोग कहते हैं, ये बात बहुत सत्य है, हम वो पीढ़ी है जी जो इस आती हुई जनरेशन को और उस जाती हुई जनरेशन को देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। हम एक तमाशबीन है। मेरा जैसा आदमी, जो मेरी उम्र का जो आदमी, जो अपनी गोठ में पैदा हुआ है, गाय भैंसों के बीच पैदा हुए हैं हम, है ना। और आज के बच्चे 5 स्टार होटल में पैदा होकर के सीधे पेट से ही मोबाइल की विद्या सीख करके आ रहे हैं। आज मैं अपने बच्चे को देखता हूँ तो मुझे, हम तो सिर्फ अपने मोबाइल पर कॉल करना, मैसेज करना, मेल चेक करना, इतना कर लेते हैं। सही बात। लेकिन अगर एक बच्चे के पास आप 5 वर्ष के 6 वर्ष के बच्चे के पास अगर आप मोबाइल दीजिए, पूरा ऑपरेशन करके दे देगा। हाँ। ये कहां से वो एजुकेशन आ रही है? ये पीढ़ी का फर्क है, ये समय का फेर है। लेकिन ये मैं इसको एक पॉजिटिवली मानता हूं, बच्चे के अंदर चलो इतना डेवलपमेंट होता है, लेकिन कल्चरली भी उतना ही डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे के अंदर। जो अपनी पुरानी संस्कृति है, अपनी पुरानी परंपराएं हैं, अपनी खाद्य परंपराएं हैं। मैं बहुत ज्यादा जोर एक चीज पर देता हूं, जो हमारा भोजन परंपरा है, वो आज के बच्चे जिस तरह से ऑनलाइन लोग तो कहते हैं फोन देखते देखते हाँ, जो खाना, लोग तो कहते हैं कि अब ये कम से कम सुविधा तो है, लेकिन क्या आपने परीक्षण किया है कि वो खाद्य पदार्थ जो आपके पास ऑनलाइन आ रहा है, वो कहाँ बन रहा है, किस मटेरियल में बन रहा है, आज ही बना है, बिल्कुल सही बात है, या गर्म करके भेजा है, 4 दिन पुराना भेज करके गर्म कर दिया है। अरे हम फ्रिज में रखते हैं, 2 दिन बाद कहते हैं अरे छोड़ो छोड़ो बासी हो गए, नहीं खाते। और जो बाहर से हम ऑर्डर कर रहे हैं ताजा खा लेते हैं, क्या पता वो 1 हफ्ते पुराना खाना दे रहे हो। तो आप उसके रिजल्ट्स भी देखिए ना। हाँ। मैं आपको बताऊं कि जो अभी हार्ट अटैक की जो सबसे ज्यादा रेशियो है वो यूथ में है। हाँ। कैंसर की सबसे ज्यादा रेशियो अभी यूथ में है। एक बड़ा बदलाव बच्चों में भी आ रहा, देखिए आप देखते होंगे कि जो जवान बच्चे हैं उनके ना बाल सफेद हो रहे हैं, उनकी मूछें सफेद हो रही हैं, उनकी दाढ़ियां सफेद हो रही हैं, पेट निकल आ रहा है। हाँ। ये चेंज क्या है? ये तो अननेचुरल चेंज है ना ये। और ये सीधा सीधा हमारे फूड कल्चर से जुड़ा हुआ है, और उसी फूड कल्चर से फिर हमारी मेंटेलिटी, हमारा आचरण, हमारी सभ्यता, ये सब आता है। हमारी सोच में बदलाव, हमारे खाने कहते हैं ना, जैसे आप जितना गरिष्ठ खाओगे उतना गरिष्ठ सोचोगे। सही बात। जब भी आप कभी घर में बात होती है कि खाना बनाते हुए सकारात्मक सोच होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए जितनी महिला या पुरुष जो भी बना रहा खुश होगा, खाने में उतनी हैप्पीनेस आएगी। लेकिन वो खाना कैसे बन रहा, हमें तो नहीं पता। घर में तो हम 36 बातें कर लेते हैं। तो अभी अब जैसे हम अपना पुराना जमाना याद करते हैं, हमारा जो भी होता था वो बहुत ऑर्गेनिक होता था। हमें कहा जाता था खेत में वो भट्टा है, वो बैंगन है, और ये भिंडी है, ये फलानी ये अलानी चीज, और सबका मिक्स करके, जैसे आज मिक्स वेज के आ जाते हैं, हमने ऑर्गेनिक मिक्स वेज खाई भी है। हाँ, सही बात है। हमने भिंडी भी और भट्टा भी और आलू भी और प्याज भी और सब मिलकर के, यार इतना बढ़िया। सही बात। और दिन भर खा के मस्त रहो अपना। घर के चावल खाए हैं, घर का गेहूं खाया है, कोदो बोल दो ना, कोदा रोटी। तुम भी खाने वालों कोदा रोटी। हाँ बिल्कुल। आज भी मैं कहीं ना कहीं से, चाहे कैसे भी हो, कोदा जरूर मेरे घर पे रहता है। मिलेट्स, जिन्हें मिलेट्स बोला जा रहा है अब। आज तो मिलेट्स कहा जा रहा है, अब तो बड़ी बड़ी बातें होती, सेमिनार हो रहे हैं। वही। लेकिन ये सेमिनार करके कुछ नहीं होगा। ये एग्जीक्यूशन से करके होगा। अपने घर में रखिए, बच्चों को खिलाइए। बिल्कुल। एक कोदे की रोटी बच्चों को जरूर खिलाइए, व्याधियां दूर होंगी। झंगोरी की खीर बच्चों को जरूर खिलाइए, व्याधियां दूर होंगी। चौसुबिक बहुत जरूरी खाना होता है ना। और फिर ये जो, खैर अब समय का परिवर्तन है, चूल्हे की रोटी तो अब सपना है, अब तो तंदूर खा रहे हैं। लेकिन आज भी जिन जिन घरों में चूल्हे की रोटियां खाई जाती हैं, उन घरों की, उनके लोगों के स्वास्थ्य देखिए। गांव में आप जाइए ना, 80 वर्ष का आदमी भी सिलेंडर लाता है अपने कंधे पर। सही बात है। ये जो चेंजेस आए बहुत जल्दी आए, मतलब हम ये देख रहे हैं कि हमारे बाद की जनरेशन एकदम से इतनी चेंज है, इतनी हमने वो भी देखी है, अपने आप को, अपने से बड़े भी देखे हैं, अपने को भी देखा है, उन्हें भी देखा है, और पेरेंट्स ने भी अपना लिया उस चीज को। बहुत चेंजेस आ गए। यूसीसी साथ रह रहे, लिव इन में, मतलब सब कुछ ओपन चल रहा है। हम सोच भी नहीं सकते थे ये आज भी कि इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा इस समाज में। ये एक 2 तरह के चीजों को देखता हूँ। तो एक तो बच्चे को मेंटल डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा है जी, बहुत शार्पनेस है, हमसे 10 गुना आगे उनके माइंड सेटअप है। लेकिन सवाल यह है कि माइंड सेटअप किस तरफ है, किस दिशा में। हाँ, वो समाजोपयोगी है या नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ है या कंस्ट्रक्शन की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। दुर्भाग्य है कि ज्यादातर जो माइंड सेट है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ। अगर इसी पावर को, जो यूथ पावर जिसे कहते हैं, उसको आप कंस्ट्रक्शन की ओर लगा लेना, तो सोसाइटी
कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अपने पहाड़ी कल्चर से कैसे इन लोगों को जोड़ने के लिए आप लोग कुछ करते हैं? हाँ, हम लोग तो एक तो वर्कशॉप हम लोग करते रहते हैं टाइम टाइम पे, जी। इंस्टीट्यूशन में करें, सरकारी संस्थानों में हम लोग करते हैं, बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमें इनवाइट करते हैं वर्कशॉप के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, लेक्चर के लिए। लेकिन तब भी ये अभी नाकाफी प्रयास है। अगर आपने पढ़ा होगा कि NEP जो अब आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो अपना अपना फोक कल्चर है उसको अपना इंस्टीट्यूट जरूर पढ़ाए। ये एक अच्छी पहल है जी। लेकिन मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट इस दिशा में अभी काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। वो एक फॉर्मल कर रहे हैं कि हाँ ठीक है जी, ये मुझे लगता है कि मैंडेटरी करना चाहिए। जैसे आप अभी कभी आप गुजरात में जाएं, मैंडेटरी है, हरियाणा में आप जाएं, मैंडेटरी है, महाराष्ट्र बहुत मैंडेटरी है, हिमाचल में, पंजाब देखिए आप, सबसे रिच है, हमारा नॉर्थ में सबसे अच्छा है। सारे स्लोगन, सारे ऑफिस, सारे उनके जो मतलब क्या उनके जो लिपि होती है वो लिखे हुए मिलेंगे वहां पर मिलेगी, है ना। अब हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमने बहुत अलग अलग तरहों से कोशिशें की हैं, बहुत से लोग इसमें भी हम लोग उनके साथ हैं या हमारे साथ हुए हैं, हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह मिले। जी बिल्कुल, हाँ ये मांग है, ये हमारी एक स्ट्रांग मांग है और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी इसमें हम सफलता भी पाएंगे। इससे पहले जरूरी चीज ये है कि हम अपनी एक निश्चित लिपि बनाए। गढ़वाली लिपि होता है ना, जन गुजराती लिपि च, पंजाबी लिपि च, गुरुवाणी जिसे कहते हैं, गुजराती लिपि च, महाराष्ट्र की लिपि है। साउथ में आप देखिए, साउथ में आप जाला तो आप दगड़ी हिंदी में बोलना को तैयार नहीं थे, अंग्रेजी में बोलना तैयार नहीं थे, वो अपनी ही भाषा कहेंगे, थोपेंगे आपके ऊपर, हम पिटाई भी कर देंगे नहीं बोलोगे तो है ना, ऐसी कई वीडियो भी आती हैं। अब हमारे ये अच्छी कि हमारा थोड़ा सा भाषा का मामला में हम लोग बड़ा हेज, मतलब थोड़ा सा हेय दृष्टि से अपनी भाषा देखते हैं एग्जैक्टली। हालांकि अब जब हम थोड़ा सा डिजिटली साउंड हुए हैं, आप जन लोगों ने पॉडकास्ट शुरू करी ना, दूसरे और लोगों ने जो प्रयास किए हैं, और खास तौर से जब उत्तराखंड अलग बनी, तब हम अपना भाषा, अपने बोली, अपना साहित्य, अपना ढोल दमों के प्रति, आप देखने वाले शादियों में ना मांगल कार्यक्रम होता ना, पहले नहीं हाँ, है ना, पंजाबी म्यूजिक डीजे ये एक अच्छी परंपरा मानव में था। अब सुर बेसुरा ये क्या है, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम लोग बनाचन के भाई मांगल टीम बीच। अभी मैं एक 5 स्टार शादी में गया था दिल्ली में, तो हम तब बोली कि भाई हम गढ़वाली लोग छाओ, तो पूरी टीम लीग जो मैं यखबटी ना, तो सब हमारा प्रवासी जो गढ़वाली भैबंद कुमाऊनी जौनसारी जठाछा जबरदस्त रिस्पॉन्स रहे। मैं तो खुश हुए, यही बात है कि अब जब 5 स्टार होटलों में भी हमारा प्रवासी भैबंद जो ना अपने गढ़वाली मांगल, गढ़वाली ढोल की मांग करना चाहिए, तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन इनसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ये जो NEP का जो डंडा किया हुआ है, मतलब डंडा ही कहूंगा, इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। उनके HODs को, हेड्स को, वाइस चांसलर्स को या प्रिंसिपल्स को ये बहुत जोर दे करके इसको पाठ्यक्रम में बहुत शिद्दत से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि एक जिस तरह से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स दूसरे और सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उस तरह से आप इसको भी बहुत आवश्यक रूप से पढ़ें। और भाषा बचती है एकेडमिकली, रिसर्च से और डॉक्यूमेंटेशन से और उसकी एग्जीक्यूशन से। संस्थानों में पढ़ के आएंगे तो जाहिर सी बात है कि अब पढ़ाई लिखाई में शामिल होगा तो बच्चा उसे कहीं ना कहीं बोलेगा, नॉलेज तो होगी उसे। तो ये मैं चाहता हूं कि इंस्टीट्यूशन लेवल पर हमारे जो प्रशासक लोग हैं, वहाँ के मालिक लोग हैं, उनसे हमारी उम्मीदें हैं कि ये लोग करें, मतलब इसको आगे बढ़ें। खासतौर से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो ज़्यादा संभावना है, जब तक हमारे, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटीज तो वो एक UGC के नियम कानून से बंधी होती हैं, जब उनको हरी झंडी मिलती है तब थोड़ा सा वो आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो ये अपना एक सेपरेट करिकुलम चला सकते हैं। ये मेरा मतलब उन लोगों से निवेदन है जो इस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, राष्ट्रपति जी के द्वारा आप SNA अवार्डी भी आपको मिला है, आप उत्तराखंड गौरव से भी सम्मानित हैं, और कैसा क्षण था वो आपके लिए, कैसा पल था? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था, और इसको याद दिला करके आपने वो मतलब अपने अंदर एक प्राइड भी भरी है मेरे, मतलब याद आता, मैं ये 2 साल पुरानी बात है, मैं अचानक जब खबर आई मोबाइल पर मेरे कि अपना आधार कार्ड SNA से, मतलब संगीत नाटक अकादमी से मुझे एक मैसेज आता है कि अपना आधार कार्ड, अपना फोटो भेजिएगा। तो मैंने सोचा कोई प्रोजेक्ट, शायद हम लोग छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं उनको, तो मैंने कहा ये किस हेतु चाहिए, कि अभी तो आप भेजिए फिर आपको बताते हैं।
तो शाम को लगभग 5 बजे मैंने फोटो वगैरह भेजा होगा, तो 8 बजे करीब वो सरकारी जो गजट होता है संस्कृति मंत्रालय का, वो मुझे उन्होंने भेजा। तो मुझे थोड़ा मतलब विश्वास तो नहीं आया, क्योंकि जी। उसमें सच बात यह है कि बहुत कम आयु का मैं व्यक्ति था उन अपने अच्छा। पूरे उस बैच में जो 2023 में जब ये अवार्ड मिला। जी जी जी। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि ये अवार्ड देने की परंपरा ना, पता नहीं क्यों इस भारत में 80 वर्ष 90 वर्ष पूरी उम्र जब बिता जब दे उम्र इंसान। बिता देते हैं, हाँ। और कब वो उस अवार्ड को एंजॉय करेगा, कब वो अपने उस सम्मान को फील करेगा, और ये उतना मेरे से आजकल जिएगा भी कि नहीं जिएगा, ये भी तो नहीं पता। सबसे बड़ा सवाल तो तो ये जब भी है। मैं वहां पर गया, मैं देखा कि इतने बुजुर्ग लोग व्हील चेयर में आ रखे हैं, बीमार हैं, कोई लकवाग्रस्त है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, और उनको अवार्ड देकर के आप क्या मतलब, समझ में ये तो नहीं आया मेरे घर। हाँ। ये एक विमर्श का विषय है। तो मुझे मैं बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं वहां पर, जब रिहर्सल होती है विज्ञान भवन में, तो मैं जब वहां पर गया तो मुझे कहने लगे कि आप किसके साथ हैं, मतलब अवार्डी कौन है आपके। अच्छा। मैंने कहा मैं खुद अवार्डी हूँ भाई। हाँ। वो ऐसे चौंक गया, है आप अवार्डी हैं? हाँ। वो उसने औरों को देखा, और आपके साथ कौन है? मैंने कहा मेरे साथ मेरी पत्नी है। अच्छा। तो थोड़ा सा वो मतलब उसको लगा कि पहली बार ऐसा देख जवान रहा हूं अवार्डी कि आ गया। हालांकि मतलब इस उम्र में बहुत कम लोगों को मिला है। तो मैंने कहा आप ऐसा मुझे क्यों घूर रहे हैं? तब उसने चुपके से कहा कि भाई साहब आप बड़े लकी हैं कि आपको अभी इस एज में इतना बड़ा अवार्ड मिल गया है, और यहाँ देखिए ये व्हील चेयर में आ रहे हैं, ये बीमार हैं, ये वो हैं, इनको रेस्क्यू करके ला रहे हैं, मतलब पकड़ पकड़ के। अच्छा। तो मुझे लगा कि हाँ शायद मतलब मेरे काम को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, और ये मैं ईश्वर का, पितरों का और अपने गुरुजनों का बहुत आभारी हूँ इस मतलब इस प्राइड को फील करने में। बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, और कौन कौन से अवार्ड आपको मिल चुके हैं? स्टेट्स में तो मेरे ख्याल से एक अवार्ड में तो आप भी साथ रही हैं। हाँ। जब डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग वालों ने समाज के सितारे सितारे करके दिया था। जी जी जी। और अभी लेटेस्ट जो सीएम साहब ने दिया है, जो प्रेस क्लब रुद्रप्रयाग ने, अभी एक मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, उत्तराखंड गौरव करके या कुछ ऐसा नाम था उनका, जो प्रेस क्लब रुद्रप्रयाग के 20 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने मुझे दिया रुद्रप्रयाग के थिएटर के एनरिचमेंट के लिए। और उसके अलावा अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान ने मुझे 2010 में स्पिरिट ऑफ उत्तराखंड दिया था। अच्छा। उत्तराखंड के भीतर जो अलग तरह से काम करने वाले, तो ऐसे मेरे ख्याल से दर्जनों हैं जिनका मतलब उल्लेख किया जा सकता है इस मौके पर। इसी बात पे एक गजल हो जाए। आप क्या, दरअसल एकदम से स्विच कर लेते हैं गढ़वाली गाने और इतना जो लोक संगीत और लोक संस्कृति को लेके आप काम कर रहे हैं, और हिंदी भी आप उतना ही बढ़िया जो है गाते हैं, तो मैं भी सुनती हूँ फेसबुक में आपको। तो कैसे भी करते हैं, और उसके साथ साथ गजल भी हम सुनना चाहेंगे। इसमें तो जैसे आपने कहा ना स्विच करना, तो गजल भी एक तरह का मैं फोक सॉन्ग की श्रेणी में मानता हूँ, क्योंकि गजल भी एक विधा है, पोइटिक फॉर्म्स है, मतलब कविताओं को कहने की या गजलों को कहने की। उर्दू में वो गजल हो जाती है, हिंदी में कविता हो जाती है। हमारा लोक साहित्य भी कविताओं से भरा हुआ है। तो चूंकि प्रारंभ में जब मैं स्कूलिंग जब मेरी थी, या जब कॉलेज जब हम जाते थे, तो आप जानते हैं कि टीन एज अपना एक दूसरे से मतलब जो आकर्षण जो होता था, वो गजलें बहुत प्रभावित करती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और कॉलेजेस में हम लोग लड़कियां उसी से इम्प्रेस होती हैं। अगर मैं कहूँ होती है और होती थी। इम्प्रेस कॉलेज में किया है उन्होंने इम्प्रेस। इम्प्रेस करने के लिए गजलें गाया करते थे। और इम्प्रेस सच में मैंने कई लोगों से सुना है, जो गजल गाता है, सुनता है ना बैठ के, तो लड़कियां एकदम इम्प्रेस हो जाती है कि भाई ये कुछ सीरियस इंसान कुछ है। हाँ। मतलब ये डेप्थ है इसमें कुछ, और ये आम मतलब और जैसा नहीं है वो छिछोरे गाने सुनने वाला। तो इसी तरह का कुछ मेरा भी रहा। और कभी कभी तो बड़ा मतलब इसको इंसिडेंटिंग होगा, लोग इतने सीरियस हो गए कि फिर उन्होंने कहा इतने सीरियस से तो भैया था। ज्यादा सीरियस हो गए, ज्यादा सीरियस, और आपके जमाने में सीरियस हो गए कोई फायदा नहीं था। तो अपने दौर में जब जिसको आकर्षित करने के लिए गजलें गाया करते थे, उसने कुछ ज्यादा ही सीरियस मान लिया भैया, है ना। तो खैर ये तो अच्छी बात थी। तब भी अरेंज मैरिज हुई। तो खैर गजलों की आपने बात कही, तो अब सीरियस करिए पब्लिक को थोड़ा। हाँ थोड़ा सा, क्योंकि गजलों में मुझे गुलाम अली ने, मेहंदी हसन और जगजीत साहब ने बहुत ज्यादा प्रभावित, और बहुत ही ज्यादा, और हुसैन ब्रदर्स हैं, ये जो 4 जो सिंगर्स हैं, 4 में मतलब 5वें दोनों ब्रदर्स हैं। और जब कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते थे सुगम संगीत के, तो जब भी मैंने पार्टिसिपेट किया होगा, मैं पहला ही रहा।
अरे ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बढ़िया। और ये गजलों के प्रति मेरा मतलब प्यार था, तो मैं सुना देता हूँ कुछ ना। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी, जिधर जाओगे तुम कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, क्षमा जो जलाई मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से क्या बात है, एक और सुन लेते हैं। अच्छा अच्छा, और बहुत सी गजलें हैं, है ना। और कुछ गजलें हमने भी कंपोज की हैं, लेकिन वो याद कम आती हैं कभी। वैसी पॉपुलर गजलें सुना देते हैं। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। रात भर सोचता रहा तुझको, रात भर सोचता रहा तुझको। ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। फिलहाल तो आपकी आवाज से सारा घर महक गया है और बहक भी गया है। अब गजलों का अगर आप तार छेड़ेंगे ना तो फिर महफिल को खत्म करना बड़ा मुश्किल बहुत है। मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा तार बाहर जाके बाद में छेड़ेंगे, वरना इस दर्द दिल पर हाथ कम रखें आप, है ना? वो फिर लगता है कि बस दर्द छिड़ता ही चला जाए। बहुत, तो गजलों की दुनिया बहुत निराली और बहुत खूबसूरत है जी। अच्छा, आप नंदा राजात और पांडव थिएटर को लेके भी काम कर रहे हैं, मतलब कि यूनेस्को से अडॉप्ट करें, पहल कर रहे हैं, क्या कुछ पहल है वो? पहल यही है कि इसको एक तो लगातार इसकी जो है निरंतरता के साथ इसकी परफॉर्मेंसेस होती रहनी चाहिए। और बड़े प्लेटफॉर्म पर इसकी जरूरत है कि हम इसे परफॉर्म करें, जैसे IGNC है दिल्ली में, NSD दिल्ली में, कल्चरल मिनिस्ट्री में, संगीत नाटक अकादमी में। ये इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं जहां पर हम लगातार इनकी अगर निरंतरता से परफॉर्मेंसेस करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि यूनेस्को जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं का ध्यान भी जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। और आपको पता होगा कि रम्माण जैसी जो हमारी विधाएं हैं उसको यूनेस्को ने अडॉप्ट किया हुआ है जी। और यूनेस्को की जो हेरिटेज शेड्यूल में उसका नाम है। मैं ये चाहता हूं कि जो केदार खंड का जो पांडव थिएटर है, पांडव प्रथाएं हैं और
चमोली डिस्ट्रिक्ट की जो नंदा राज यात्रा है, जी ये भी यूनेस्को इस पर भी ध्यान दे और यूनेस्को इसको अडॉप्ट करे, अपने शेड्यूल में इसको ले। ये मेरा सपना है बहुत और बढ़िया। कोशिशें हमारी लगातार इस पर हैं। कोशिशें परफॉर्मेंस के जरिए ही हो सकती हैं कि इसको बिल्कुल। हम अधिक से अधिक इनका प्रयास करें, हम्म, बच्चों तक इस पूरी संस्कृति को ले जाएं। जी 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 और मैं आपको बताऊं कि अब तक हमने 1000 से ज्यादा बच्चों को इस ट्रेडिशन के बारे में बताया, इनसे परफॉर्मेंस करवाई। जी और जो पॉप सॉन्ग्स गाने वाले जो बच्चे थे, जो आपका ग्रुप हाँ, है जिसके आप जी, 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 निर्देशक जी, हैं, जी, जी। अच्छा, उसमें ज्यादातर बच्चे पॉप सॉन्ग गाने वाले थे, अच्छा उसमें ज्यादातर पॉप डांस करने वाले थे। और ये जो मतलब विदेशी कपड़ों में जिस तरह से मतलब वो जैसे कहते हैं कि हमारी जो मर्यादाओं के अनुकूल नहीं हुआ करता था, हमने उन कपड़ों को बदलवा करके अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनवाने शुरू करी, नथ पहनानी शुरू करी। अच्छा और जैसा बोलन उत्तराखंड की नौनी हम्म, हमारे थिएटर में आप देख सकते हैं। क्या बात है। तो उत्सव ग्रुप को कितने साल हो गए काम ये हमने, हाँ, इस पर भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में केदारनाथ क्षेत्र में 2013 में एक बड़ी डिजास्टर आया था, आपको पता है। जी बिल्कुल। और उस डिजास्टर के बाद सारा जनजीवन ठप हो गया था। बिल्कुल, एक बिल्कुल। वर्ष तक हम लोगों ने हम्म, मतलब जीने की हमारी जो जिजीविषा थी वो खत्म हो चुकी थी। सड़कें टूट गई, गांव के गांव बर्बाद हो गए, बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। पूरी घाटी तबाह हो गई। हम्म, उस तबाही के साथ साथ हमारी संस्कृति भी एक तरह से बह गई। हम्म, हमारे यहाँ पांडव नृत्य होने बंद हो गए, हमारे यहाँ रामलीलाएं होनी बंद हो गई, हमारे जी। यहाँ दूसरे फेस्टिवल होने बंद हो गए। हमने एक कोशिश पहल की कि 2014 में हम्म, एक उत्सव ग्रुप फाउंडेशन अच्छा। उसकी करी। हम्म, और उसमें वो कोशिशें की, जो इस तरह के जो लोग तो जो उठ सकते हैं उनको उठा करके गांव से ढोलियों को, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को पकड़ जी। करके 2014 अप्रैल में हम्म, हमने इस ग्रुप की स्थापना की। हम्म, और तब से अब तक लगातार हम काम करते जा रहे हैं। हम्म, और काम का जो अंजाम है, काम का जो प्रतिफल है, वो हमारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तक हमें क्या बात ये काम हमें ले गया है। ये अगर आपको मौका मिले तो उत्तराखंड की संस्कृति में क्या कुछ एक बड़ा बदलाव आप करना चाहेंगे? उत्तराखंड की संस्कृति में सबसे पहले तो अब हमें डिजिटली मतलब स्ट्रांग होना होगा। जी अब हम सिर्फ लाइव परफॉर्मेंस के जरिए ही नहीं बढ़ सकते हैं। आज का जो मास है, प्रत्येक के हाथ में मोबाइल है। हम अपनी जो थिएटर प्रॉपर्टीज जिसे कहते हैं, उनको डिजिटलाइजेशन करके उनके कुछ डिफरेंट पार्ट्स करके उनके सीरीज में हम कर सकते हैं। जैसे हमारी गढ़ गाथाएं हैं, हाँ जैसे हमारे गढ़वाल के 52 गढ़ हैं, 52 गढ़ों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। उनमें हर गढ़ के हमने गढ़पति रहे हैं। जैसे अभी हमारे एक पवार साहब हैं, जी, जी, जी। उन्हें मैं प्यार से गढ़वाल सम्राट भी कहता हूँ। जी वो अपना निजी व्यवसाय करते हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी सजेशन दी, जैसे शहरों के नाम, सड़कों के नाम पर हम नेताओं के नाम पर या इस तरह के लोगों का नाम रख लेते हैं। जी जी क्यों ना हम जीतू बगडवाल के नाम पर सड़कों का नाम रखें? क्या बात क्यों ना हम पंथ्या दादा के नाम पर चौक का नाम रखें? क्यों ना हम राजूला मालूशाही के नाम पर एक पार्क रखें? क्यों ना हम माधो सिंह भंडारी के नाम पर एक स्पोर्ट्स ग्राउंड रखें? ये एक बहुत अच्छा आइडिया उन्होंने दिया है। इसी तरह से क्यों ना हम एक डिजिटली सीरीज शुरू करें, थिएट्रिक, मतलब हम परफॉर्मेंस करें लेकिन उनका डिजिटल, जैसे आप जैसे लोग इसको कर सकते हैं। 10 मिनट की ही सीरीज सही, जैसे हम महाभारत रामायण देखते थे नेशनली, वैसे हम रीजनली देखें। अच्छा, बच्चों को देखें पंथ्या दादा कौन था, माधो सिंह भंडारी कौन था, जीतू बगडवाल कौन था, दरबान सिंह कौन था। ये जब तक ये हिस्ट्री हमारे बच्चों तक नहीं आएगी, और ये थ्रू एजुकेशन ही जाएगी, थ्रू डिजिटल ही जाएगी और थ्रू टेक्निकल जाएगी, किताबों से नहीं जाएगी। आज बच्चा जो कुछ भी पढ़ रहा है, ई बुक पढ़ रहा है। मतलब अब आपने देखा होगा लिखने पढ़ने किताबों की प्रवृत्ति अब खत्म हो गई है, हमारी पीढ़ी तक है। वीडियो देख देख के समझ वीडियो देख के और सब कुछ। अब चैट जीपीटी में आप देखिए, आप कौन था वो उल्टा सीधा बता देगा, आप उसको अंतिम सत्य मान लेते हैं। लेकिन अंतिम सत्य तथ्यात्मक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और तथ्यात्मक हम रिसर्च से, डॉक्यूमेंटेशन से, डिजिटलाइजेशन से और प्रेजेंटेशन से कर सकते हैं। तो ये मेरा सपना है कि हम एक ऐसी सीरीज कर सकें कि जो बच्चों तक पहुंच सके। और वो सीरीज सिर्फ मोबाइल तक नहीं, स्कूल्स के पाठ्यक्रम तक पहुंचनी चाहिए। एक ऐसा करिकुलम सेटअप होना चाहिए। वीकेंड पे एक फिल्म आप 10 मिनट की दिखा रहे हैं पंथ्या दादा पर, वीकेंड पर एक फिल्म दिखा रहे हैं आप जीतू बगडवाल पर, वीकेंड पर फिल्म दिखा रहे हैं राजूला मालूशाही पर, वीकेंड पर फिल्म दिखा रहे हैं माधो सिंह भंडारी पर। तो ये बच्चों को
मतलब उन्मुख करेगा अपनी ये संस्कृति। डबल तरीके से काम कर सकता है। जैसे आपने अभी बताया कि अगर हम चौराहों के नाम इनके नाम पे रखते हैं, हाँ। नेताओं के नाम हटा के, तो हम कह सकते हैं आज चलिए वो चौराहा किसके हाँ। नाम पे है, आइए हम उनको उनकी कहानी और आपको वहीं बताते पर हैं। कहानी समझा दी, हाँ, वहीं पर कहानी समझा दी। अब चाहे आप चैट जीपीटी में देखें, चाहे आप कहीं देखें, जी 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 जी, तो कम से कम एक मतलब आदमी के मन मस्तिष्क के तार तो थोड़ी झंकृत होंगे कि हाँ, कि जुड़ेगा हाँ, अपने स्टेट से, है ना, स्टेट से जुड़ेगा। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, जो क्योंकि ये विषय आ रहा है, अगर आप कभी गुजरात टूरिज्म को देखें, महाराष्ट्र के टूरिज्म को देखें, जी जी जी, हरियाणा के टूरिज्म को देखें, और उनके जो संग्रहालय है, वहां पूरा गांव बसता है उनका। राजस्थान में एक ढाणी कल्चर बोलते हैं, जैसे ढाणी मतलब गांव, जी, चौकी ढाणी, चौकी ढाणी गई हूं मैं, आप गई होंगे, तो एक पूरा गांव है जिसमें आप ऊंट भी देखेंगे, पूरी वहां की सवारियां भी संस्कृति देखेंगे, है, वहां बिल्कुल। खान पान देखेंगे। उत्तराखंड में ऐसे दर्जनों डेस्टिनेशन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या बन रहे हैं? शराब के ठेके बन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हाईवे है, शराब का ठेका है, हाईवे है, शराब का ठेका है। कहीं ये पहल नहीं देखी होगी आपने कि यहाँ पर ये एक संग्रहालय है। आप 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया टिकट लगाइए, आर्टिस्ट का रेवेन्यू भी होगा, सरकार का भी रेवेन्यू होगा। सही बात है, उन्हें रोजगार मिलेगा। लोग पूछते हैं कि है ना? ऐसी कोई जगह है जहाँ ऐसी कोई हमें जगह है। रात में पूरा कल्चर और अभी सब मैं कुछ अभी देखने को हालिया मिले। एक इंसिडेंट बताता हूँ। ताज होटल जो ऋषिकेश के पास में है, जी, उन लोगों ने हमें इनवाइट किया। वहाँ बहुत अच्छे उनके बहुत डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आए हुए थे हिंदुस्तान भर से, तो वीकेंड पे आते हैं जैसे। तो जब उन्होंने अपना कल्चर, हमारा जो कल्चर देखा, हमने ये नंदा राजजात का प्ले दिखाया, उससे पहले हमारे यहाँ हमने यहाँ के फोक डांसेस दिखाए, तो इतने अट्रैक्टिव हुए वो कि उन्होंने कहा, हमने बेसिकली खाने पीने के लिए तो हम हमेशा ही आते हैं, लेकिन पहली बार इस चीज से साक्षात्कार हो रहा है, और इससे हम उत्तराखंड को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं कि क्या बेसिकली कल्चरली कितना साउंड है उत्तराखंड। तो ये सब करने की जरूरत है। हमारे जो होटल हैं, बड़े बड़े होटल हैं, उनके ओनर्स को चाहिए कि अपने वीकेंड पे अपना फेस्टिवल रखें, ग्रुप्स को बुलाएं, जागर गायन करें, पांडव नृत्य करें। बिल्कुल, इसकी जरूरत है वाकई में, और इतनी जगह भी हमारे यहाँ है कि ये चीजें बन सकती पर्याप्त है। और ये जो सीजन, जो बद्री केदार यात्रा, गंगोत्री, और एंजॉय कर सकेंगे, 4 धाम का जो सीजन है, उसमें कल्चरली हमारे आर्टिस्ट भी समृद्ध होंगे और कला भी समृद्ध होगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे तो मांगल जब भी कोई कार्य की शुरुआत होती है तो किया गाया जाता है शुरुआत के समय, लेकिन हम शुरुआत के समय वो नहीं आपको बोल पाए, तो लेकिन हम चाहेंगे कि आप मांगल भी प्लीज सुना। जी जी जी, मांगल गीत की तो बहुत परंपराएं हैं, और खासतौर से अगर आप नंदा के ट्रेडिशन से मांगल उठाएं तो सब कुछ हमारा, आज भी जो मांगल गाए जाते हैं वो नंदा देवी के ही मांगल गाए जाते हैं शादियों में, वहीं से उठाए गए हैं, है ना। जैसे कोलो धिया को जवाई, कोलो धिया को जवाई, कह देण धूली अर्ग है नारद लो, कह देण धूली अर्ग है नारद लो। जैकी होली बागंबरी छाला, जैकी होली बागंबरी छाला, तेरो धिया को जवाई है मैणावती, तेरो धिया को जवाई है मैणावती। ये जो धूली अर्घ के हमारे यहाँ मंगल होते हैं, धूली अर्घ जानने वाला तुम, जब बनारण केवल कोलंग गेट पर पूजा बंद ना, बोलन धूली अर्घ। ये माँ एक विधाई, मतलब ये नंदा देवी की विधा में बोले गई हो कि जब शिवजी पर बारात ले गए तो पता ही नहीं चली, भरत ही कुछ न बनारण कुछ, तो मैणावती जो नारद तक पूछने कुछ बोल, तब जो नारद जी को जवाब जैकी होली बागंबरी छाला, जैकी होली बागंबरी छाला, तेरो धिया को जवाई है मैणावती, तेरो धिया को जवाई है मैणावती। तो बहुत से गीत हैं ऐसे। मैंने कहा नहीं, अगर ये शुरुआत हो गई तो पॉडकास्ट खत्म करना मुश्किल हो जाएगा, और हमें अब खत्म कर रहे हैं, बहुत लंबा हो गया क्योंकि जी। तो उत्तराखंड की नौनी के आप आए तो हमारी नौनी बुआरियों के लिए भी एक मैसेज दे दीजिए बस। उत्तराखंड के नौनी बुआरियों का सबसे पहली मैसेज ये में था कि एक तो आप अपने शिक्षा के लिए प्रखर होइए, शिक्षा दीक्षा के लिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वुमन एम्पावरमेंट। हम 8 मार्च का
हाँ, दिवस महिला मनाते हैं, दिवस, महिला हाँ, सशक्तिकरण। जी, जी। लेकिन उस सशक्तिकरण से पहले आपके हक हुकूक क्या है, हम्म, आपके अधिकार क्या है, हम्म, आपको अपने घर से पूरा सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि डिस्पैरिटी हो रही है, भाई को आप कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं और बच्ची को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये सही बात। डिस्पैरिटी हो रही है। तो आप इसके लिए लड़ें, हम्म, अपनी शिक्षा के लिए लड़ें, अपने हक हुकूक के लिए लड़ें। और जिस नंदा देवी की मैं बात करता हूँ, नंदा देवी की कथा और व्यथा इसीलिए मर्म के साथ गाई जाती क्योंकि वो अपने ससुराल में अभावों के साथ रही, जी, क्योंकि हमने उसको एम्पावर्ड नहीं किया। उसको हमारे हटवाल जी का ही एक लिखा हुआ एक नाटक है नंदा की पहली जात, जिसमें ये बताने की कोशिश की है कि उसकी शादी, उसकी विदाई से पहले उसको शिक्षित दीक्षित करिए। तो आप कम से कम इतना शिक्षा दीक्षा आपकी हो कि जब आपका अभी मतलब समय अगर खराब हो, माना आप पति से अलग रहना पड़े या पति आपको छोड़ दे या ससुराल पक्ष आपका साथ न दे, लेकिन आप इतना एम्पावर्ड तो रहें कि अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। ये मेरा संदेश है। बहुत ही बढ़िया। तो भाषा सिर्फ शब्द ही नहीं होती, बल्कि भाषा हमारी पहचान होती है, और उसी पहचान को दुनिया तक पहुंचाने वाले ऐसे हमारे डॉक्टर राकेश भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आए, हमारी भेंटवार्ता सीरीज में आए। उत्तराखंड की नौनी इतना खूबसूरत हो तो कैन नहीं होने स्टूडियो में, देखो है ना। सबसे अच्छी बात है कि उत्तराखंड की ये जो नौनी हमारी चाहिए, या नंदा देवी का मुल्क की नौनी चाहिए, जी, है ना। तो नोटी के पास इनका गाँव है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुल्क है, जाहिर सी बात है, वहां से भी मुल्क है हमारा, और प्रदेश तो है ही एक। और आते रहिएगा, क्योंकि आज इतना कुछ आपके पास है जो कि शायद हम समेट नहीं सकते इतने कम टाइम में। तो आप आते रहिएगा, और आपका बहुत 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 शुक्रिया। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।